जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन तथा इसके यौगिक इसके दीर्घउत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, कार्बनिक रसायन क्या है? जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत का अंत कैसे हुआ? इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बनिक रसायन वस्तुतः हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का रसायन है। जीवन शक्ति का सिद्धांत यह है कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव स्रोत से ही प्राप्त किए जा सकते हैं तथा उन्हें प्रयोगशाला में तैयार करना संभव नहीं है। किंतु इस सिद्धांत का अंत तब हुआ जब बोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण अमोनिया साइनेट को गर्म करके किया। अगला प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों के स्रोत एवं महत्व का उल्लेख करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक के स्रोत मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कोयला एवं पेड़ पौधे होते हैं। कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। सुबह से शाम तक हम जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, साबुन, रंग इत्यादि कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। दरअसल हम सभी कार्बनिक यौगिकों से घिर गए हैं। अगर हम धरती से कार्बन और उनके यौगिक हटा दिए जाए तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह जीव विहीन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक में भेद बताएं, यानी कि इसमें अंतर बताना है। तो ये देखिए, इधर रहा आयनिक यौगिक और इधर है कार्बनिक यौगिक। तो इसमें पहला अंतर लिखेंगे, आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप बनते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक यह इलेक्ट्रॉनों के साझा के फलस्वरूप बनते हैं। दूसरा अंतर कि आयनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिकों के द्रव्यनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। और तीसरा अंतर कि आयनिक यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिक या विद्युत के कुचालक होते हैं। प्रश्न है, अनुसूत्र C6H14 वाले सभी समावयवियों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि अनुसूत्र C6H14 हेक्सेन का है। इसके 5 समावयवी होंगे। तो देखिए, इन 5 समावयवी का संरचना सूत्र भी बताया गया है। तो यहाँ पे पहला होगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी कि N हेक्सेन होगा। और दूसरा देखिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH और नीचे में CH3 लटका हुआ है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। तो ये हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। चूँकि यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 है और एक नीचे में मेथिल लटका हुआ है दूसरे नंबर पर, तो हो जाएगा 2 मेथिल पेंटेन। और अगला समावयवी देखें तो ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल CH और नीचे में यहाँ पे CH3 लटका हुआ है CH2 सिंगल बॉन्ड के साथ CH3। तो यहाँ पे देखिए यह CH3 यानी कि मेथिल हुआ तीसरे नंबर पर लटका हुआ है, तो इसमें हो जाएगा 3 मेथिल पेंटेन। और इसका चौथा संरचना हो जाएगा, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ C और एक ऊपर और एक नीचे CH3 लटका हुआ है और सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 CH3। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। चूँकि कार्बन की संख्या 4 है इसमें, तो इसका हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। और ये रहा 5वां, तो ये इसका हो जाएगा CH3 CH3। तो यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर और तीसरे नंबर पर है मेथिल लटका हुआ, तो इसका हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। चूँकि कार्बन की संख्या ऊपर में 4 है तो यहाँ पे 4, तो 4 का होता है ब्यूटेन, तो इसका हो जाएगा 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। तो आप लोग इसका संरचना सूत्र के साथ ही बना लेंगे ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अनगिनत होने के कारण कार्बनिक यौगिकों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिससे कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन नियमित रूप से हो सके।
सबसे साधारण कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनते हैं। पहला कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के आधार पर विभाजित किए गए जाते हैं, और दूसरा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण क्रियाशील मूलकों के आधार पर किया जाता है। आप लोग यह संरचना देखिए, यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है तो इसका पहला खुली श्रृंखला के आधार पर विभाजित किया जाता है और दूसरा बंद श्रृंखला के आधार पर। तो खुली श्रृंखला में आ जाते हैं संतृप्त, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, और इसका दूसरा होता है असंतृप्त, जिसमें डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 का इसका पहला प्रश्न है, क्रियाशील समूह क्या होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी कार्बनिक यौगिक के अणु में सामान्यतः 2 भाग होते हैं। ये भाग मूलक कहलाते हैं। इनमें एक समूह अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसी समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। यह क्रियाशील समूह कहलाता है। अब इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के क्रियाशील समूह के नाम और संरचना बताएं। तो ये देखिए, इधर रहा कार्बनिक यौगिक, इसका नाम हो जाएगा, और इधर संरचना। तो पहला है एल्कोहल, तो इसका हो जाएगा नाम एक हाइड्रोक्सिल समूह। इसका संरचना इस प्रकार बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड के साथ O सिंगल बॉन्ड H। फिर दूसरा है एल्डिहाइड, तो इसका हो जाएगा एल्डिहाइड समूह, और इसका संरचना सूत्र तो आप लोग देख कर लिख लेंगे। फिर तीसरा है कीटोन, तो इसका हो जाएगा कीटोनिक समूह। चौथा है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो इसका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। फिर है एस्टर, तो इसका हो जाएगा एस्टर समूह। फिर है एमीन, तो इसका हो जाएगा एमिनो समूह। फिर है एल्कीन, तो इसका ये रहा इधर संरचना सूत्र आप लोग लिखेंगे C डबल बॉन्ड के साथ C। फिर है एल्काइन, तो इसका हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड। अगला प्रश्न है, कार्बन के कुछ विलक्षण गुणों का उल्लेख करें तथा बताएं कि कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य क्यों है, यानी कि उसकी संख्या अनगिनत क्यों है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। कार्बन के यौगिकों की संख्या अधिक होने के कारण इसे श्रृंखलन गुण भी कहते हैं, तथा कार्बन की 4 संयोजकता होती है, इसीलिए इनमें कार्बन 4 परमाणुओं से बंध बनाने की क्षमता रखती है। अतः कार्बन के यौगिकों की संख्या असंख्य यानी कि बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है, समावयवता क्या है। विभिन्न प्रकार की समावयवता का उल्लेख उदाहरण के साथ करें। इसका उत्तर लिखेंगे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसी घटना समावयवता कहलाती है। तो ये देखिए समावयवता रहा। तो समावयवता 2 प्रकार के होते हैं, पहला संरचनात्मक और दूसरा त्रिविमीय। तो संरचनात्मक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, श्रृंखला, दूसरा स्थान और तीसरा क्रियाशील। और जबकि त्रिविमीय के आधार पर पहला होता है ज्यामितीय और दूसरा प्रकाशिक। तो अभी हम लोग इसके इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से जानेंगे। तो ये देखिए, पहला है श्रृंखला समावयवता। तो इसका लिखेंगे कि कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को श्रृंखला समावयवता कहते हैं, जिसका अनुसूत्र होता है C4H10। तो इसका देखिए संरचना सूत्र इस प्रकार बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका यह हो जाएगा ब्यूटेन। और इसका दूसरा संरचना सूत्र बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे में हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। अब देखिए ये रहा इसका दूसरा स्थान समावयवता। तो इसका लिखेंगे कि क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता के कारण उत्पन्न होने वाली समावयवता को स्थान समावयवता कहते हैं। तो इसका अनुसूत्र होता है C3H8O। तो देखिए यहाँ पे इसका जो संरचना सूत्र बनेगा वो पहला ये रहा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो यह हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। और इसका दूसरा संरचना सूत्र बनेगा, देखिए यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड के साथ CH सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे में यहाँ दूसरे नंबर पर CH3 लटका हुआ रहेगा। तो इसका हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल।
अब ये है इसका तीसरा क्रियाशील समावयवता। तो इसका लिखेंगे कि जब जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र एक ही हो किंतु उनमें उपस्थित क्रियाशील समूह भिन्न भिन्न हो तो इस घटना को क्रियाशील समावयवता कहते हैं। तो इसका अणुसूत्र होता है C2H6O। तो इसका पहला जो उदाहरण हो जाएगा वो होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तो इसका हो जाएगा एथेनॉल लिया होता है। और इसका दूसरा हो जाएगा उदाहरण CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। तो यह हो जाएगा डाइमेथिल ईथर। अब इसका फोर्थ है ज्यामितीय समावयवता। तो इसका लिखेंगे कि यह समावयवता वैसे एल्कीनों या उनके व्युत्पन्नों द्वारा प्रदर्शित होती है जिनके द्विबंध से जुड़े प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न समूह जुड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये रहा उदाहरण के रूप में पहला C डबल बॉन्ड C। तो यहाँ पे एक H ऊपर में और नीचे CH3 लटका हुआ रहेगा और एक H इधर ऊपर और नीचे में CH3। तो यह हो जाएगा C2 ब्यूटीन। और इधर देखिए तो ये रहा सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ CC है और यहाँ पे ऊपर में H है और नीचे में CH3, जबकि इधर CH3 ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा ट्रांस 2 ब्यूटीन। और अब इसका पांचवा है प्रकाशिक समावयवता। तो इसका लिखेंगे कि एक कार्बन परमाणु से चार विभिन्न परमाणु या समूह जुड़े हो तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों के दो प्रकाशिक समावयवी होंगे। दोनों समावयवी एक दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब होते हैं, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख रहे होंगे। तो ये रहा इसका उदाहरण, देखिए यहाँ पे ये रहा बीच में C कार्बन और इसके ये रहा ऊपर में एक H है, इधर Cl क्लोरीन और इधर ब्रोमीन और इधर CH3 यानी कि मेथिल है। तो यहाँ पे देखिए इसका दर्पण के आधार पर इसका जो विपरीत बना हुआ है वह देखिए इसके जस्ट दर्पण के तरह ही दिखाई दे रहा है, जैसा कि दर्पण में दिखाई देता है उसी तरह से। तो इसका देखिए ये इधर था तो ये इधर चला गया और जो दर्पण के नज़दीक था वह दर्पण के नज़दीक है और जो दर्पण से दूर है वह दर्पण से दूर है। तो यही हो जाएगा। तो आप लोग इसका ये वाला उदाहरण देखकर लिख सकते हैं। अब इसका 9 नंबर प्रश्न है, एथिल एल्कोहल का संरचना सूत्र लिखकर IUPAC पद्धति में इसका नाम बताएं तथा इसके बनाने की एक विधि बताएं। इसके 4 प्रमुख लक्षणों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि इसका संरचना सूत्र CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH एथेनॉल का होता है। और उसके बाद इसका लिखेंगे कि व्यापारिक विधि में एथेनॉल को चीनी या स्टार्च के किण्वन द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे इसका समीकरण भी है C12H22O11 यह चीनी का होता है और प्लस जल के साथ यहाँ पे विक्रिया करेगा इन्वेस्ट ईस्ट के उपस्थिति में। तो यहाँ पे बनाएगा C6H12O6 ग्लूकोज और C6H12O6 फ्रुक्टोस। और पुनः जब ग्लूकोज का अब इसका ऑक्सीकरण होगा ईस्ट की उपस्थिति में तब यह यहाँ पे बनाएगा एथेनॉल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो यह समीकरण लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एथेनॉल का निर्माण होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका प्रमुख गुण लिखेंगे। तो पहला कि इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है और दूसरा कि यह रंगहीन एवं वाष्पशील द्रव है। इसका क्वथनांक 351 केल्विन होता है। इसका गलनांक 156 केल्विन होता है और यह एक अच्छा विलायक है जो कि जल में घुल जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, एथिल एल्कोहल से निम्नलिखित यौगिक किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला एथिल एल्कोहल से एस्टिक अम्ल कैसे बनता है ये हमें बताना है। लिखेंगे कि एथेनॉल अम्लीय KMNO4 से ऑक्सीकृत होकर एसीटैल्डिहाइड देता है, यानी कि पहले यह एसीटैल्डिहाइड बनाएगा, उसके बाद एसीटैल्डिहाइड पुनः ऑक्सीकृत होकर एस्टिक अम्ल देता है। तो यहाँ पे इसका समीकरण भी दिया गया है। जैसे कि देखिए एथेनॉल का होता है CH3 CH2OH और यह KMNO4 से ऑक्सीकृत होगा। तो यहाँ पे CH3 CH यहाँ पे एसीटैल्डिहाइड दे रहा है और यह पुनः KMHO4 से ऑक्सीकृत होगा। तो यहाँ पे CH3COOH यानी कि एस्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। इसके बाद अब इसका दूसरा है कि डाई एथिल ईथर, यह कैसे बनता है।
तो इसका लिखेंगे कि इथेनॉल की अधिकता में सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो डाई एथिल ईथर बनता है। तो देखिए ये रहा इसका समीकरण कि जब हम लोग एथेनॉल को H2SO4 को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो यहाँ पे यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। और जब हम लोग पुनः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को एथेनॉल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है डाई एथिल ईथर और H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल और डाई एथिल ईथर। तो यहाँ पे हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया। तो आप लोग लिख लेंगे यह समीकरण भी साथ में। अब इसका तीसरा है कि एथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त होता है। तो लिखेंगे कि एथेनॉल PCl5 से अभिक्रिया कर एथिल क्लोराइड बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका समीकरण दिया गया है कि जब एथेनॉल CH3CH2OH को PCl5 से अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे CH3CH2Cl यानी कि एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त हो चुका है। तो यह समीकरण भी आप लोग साथ में लिख लेंगे। अब इसके बाद इसका चौथा है कि एथिलीन कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसका लिखेंगे कि एथेनॉल को यदि सांद्र H2SO4 की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तो एथिलीन बनता है। तो पहले हम लोग एथेनॉल को H2SO4 की उपस्थिति में 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा C2H5H2SO4 प्लस H2O यानी कि जल और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और जब पुनः हम लोग एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे यानी कि इसका अवकरण होगा तो यहाँ पे बनेगा यह C2H4 यानी कि एथिलीन का निर्माण करेगा और H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट का भी निर्माण करेगा। तो यहाँ पे हमें एथिलीन प्राप्त हो चुका है। तो आप लोग लिख लेंगे साथ में इसका समीकरण भी। अगला प्रश्न है किण्वन क्या है। चीनी से एथेनॉल किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक को सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटित हो जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे स्टार्च एथेनॉल शर्करा किण्वन के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद लिखेंगे कि चीनी से एथेनॉल को किण्वन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे इसका समीकरण भी दिया गया है। तो समीकरण देखिए यहाँ पे चीनी का होता है C12H11 और यहाँ पे जल की उपस्थिति में H2O से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बनाएगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का भी होता है C6H12O6। और जब यह इसका पुनः ग्लूकोज का ऑक्सीकृत करेगा तो यहाँ पे होगा C2H5OH यानी कि एथेनॉल का निर्माण होगा और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होगा। तो यहाँ पे हमें एथेनॉल प्राप्त करना था तो किण्वन के द्वारा यहाँ पे एथेनॉल प्राप्त हो चुका है। तो आप लोग इसके साथ में यह समीकरण भी लिख लेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। अगला प्रश्न है एथेनोइक अम्ल एवं निम्नांकित के साथ होने वाली अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण दे। तो ये देखिए यहाँ पे इन सभी का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे पहला है सोडियम। तो जब हम लोग सोडियम को एथेनोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे इसका समीकरण बताना है और क्या बनेगा। तो जब हम लोग एथेनोइक अम्ल को सोडियम यानी कि इसका होता है Na तो इसके साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CH3COO Na प्लस H2 यानी कि सोडियम एसीटेट और H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें इसका समीकरण ही बताना था। तो ये देखिए यहाँ पे इसका समीकरण हो जाएगा। और फिर दूसरा है एथेनोइक अम्ल के साथ सोडियम कार्बोनेट का अभिक्रिया होगा। तो ये रहा एथेनोइक अम्ल का सूत्र CH3COOH और सोडियम कार्बोनेट NaHCO3। तो इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो यहाँ पे यानी कि सोडियम एसीटेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाष्प में बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। और तीसरा कि जब हम लोग एथेनोइक अम्ल के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट को अभिक्रिया करेंगे तो ये रहा इधर एथेनोइक अम्ल का CH3COOH प्लस
सोडियम बाइकार्बोनेट का हो जाएगा Na2CO3। जब इन दोनों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे निर्माण होगा CH3COO Na+H2O प्लस CO2 यानी कि सोडियम एसीटेट प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाएगा। यहाँ पे तीर ऊपर की ओर है तो इसका अर्थ यही होता है। और इसका चौथा है कि सांद्र H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया करें तो क्या होगा। ये रहा एथेनोइक अम्ल का CH3COOH प्लस एथिल एल्कोहल का हो जाएगा C2H5OH और यहाँ पे उपस्थिति रहेगी H2SO4 की। सांद्र H2SO4 यहाँ पे उपस्थित है तो इसके साथ जब अभिक्रिया होगा तो यहाँ पे निर्माण होगा CH3COOC2H5 प्लस H2O। तो यहाँ पे बनेगा एथिल एसीटेट और जल का निर्माण होगा। तो यह समीकरण भी आप लोग लिख लेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित पर नोट लिखें। पहला है एस्टिकरण। लिखेंगे कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है। एस्टर बनने में की इस क्रिया को एस्टिकरण कहते हैं। तो आप लोग लिख लेंगे। और इसका दूसरा है हैलोजनीकरण पर नोट लिखना है। इसका लिखेंगे कि विसरित सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर एल्केन के सभी हाइड्रोजन परमाणु बारी बारी से क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तथा HCl का निर्माण करता है। तो ये हो गया हैलोजनीकरण के बारे में। तो आप लोग लिख लेंगे। अब इसका अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराने पर मीथेन गैस बनता है। जैसा कि आप लोग ये देखिए यहाँ पे समीकरण भी दिया गया है। ये रहा इधर एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 प्लस 12H2O। यहाँ पे इसके आगे 12 इसलिए लगाया गया है ताकि यह समीकरण को संतुलित कर दिया गया है। यहाँ पे जल के साथ अभिक्रिया करके 3CH4 यानी कि मीथेन का निर्माण कर रहा है। इधर हो जाएगा 4Al ग्रुप OH3। तो आप लोग यह समीकरण भी लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया कराई जाती है तब क्या होता है। इसका लिखेंगे उत्तर कि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बाइड बनाता है तथा पुनः कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके एसिटिलीन बनाता है। इसका यहाँ पे समीकरण दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन के साथ यह अभिक्रिया करके यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और यह जल की उपस्थिति में यहाँ पे अभिक्रिया करके यहाँ पे बना रहा है C2H2 यानी कि एसिटिलीन का निर्माण करता है। और यहाँ पे इधर CaOH ग्रुप 2 शेष बचता है। तो यहाँ पे एसिटिलीन का निर्माण करता है कैल्शियम कार्बाइड जल के अभिक्रिया करने पर। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि बेंजीन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ कराई जाती है तब क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में बेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके नाइट्रोबेंजीन बनाता है। तो ये देखिए यहाँ पे बेंजीन रहा और यहाँ पे HNO3 नाइट्रिक अम्ल के से अभिक्रिया कर रहा है H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये देखिए यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन प्लस में H2O यानी कि नाइट्रोबेंजीन और जल का निर्माण कर रहा है। और अब इसका चौथा प्रश्न है कि बेंजीन की अभिक्रिया Fe की उपस्थिति में Cl2 यानी कि क्लोरीन से कराई जाती है तब क्या होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि लोहा की उपस्थिति में यानी कि Fe की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इसका समीकरण भी दिया गया है। ये रहा इधर बेंजीन और क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है Fe की उपस्थिति में। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोबेंजीन प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। तो यह आप लोग समीकरण भी लिख लेंगे साथ में। 15 नंबर प्रश्न है कि साबुन और अपमार्जक में विभेद करें यानी कि इसमें अंतर बताना है।
तो ये देखिए इधर है साबुन और इधर है अपमार्जक। तो इसमें पहला लिखेंगे कि यह लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्ल के सोडियम लवण है, जबकि अपमार्जक यह उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण है। और दूसरा साबुन का लिखेंगे कि खारे जल में इनकी कार्य क्षमता घट जाती है, अर्थात खारे जल से आसानी से झाग नहीं बना पाते हैं, यानी कि फेन नहीं बनता है, जबकि अपमार्जक खारे जल में भी इसका कार्य क्षमता कायम रहती है, अर्थात खारे जल के साथ भी ये आसानी से झाग बनाते हैं, यानी कि फेन बना देता है। तो आप लोग लिख लेंगे। अगला प्रश्न है कि एल्कोहल क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है, उदाहरण दे, इसके प्रमुख गुणों को लिखें। इसका उत्तर लिखेंगे कि एल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनने वाली एक कार्बनिक यौगिक है। इसे ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज के किण्वन के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इस समीकरण से देख सकते हैं कि जब चीनी को जल से अभिक्रिया कराएंगे ईस्ट की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण होगा, और जब पुनः ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का ईस्ट की उपस्थिति में यहाँ पे किण्वन होगा, तो यहाँ पे निर्माण करेगा C2H5OH प्लस CO2, यानी कि एथेनॉल, यानी कि एल्कोहल, और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उदाहरण हो जाएगा जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल इत्यादि। और इसके बाद हम लोग इसका प्रमुख गुणों को लिखेंगे कि यह जल में अम्लीय होता है, यानी कि यह जल में नहीं घुलता है। और दूसरा कि ये एल्कोहल कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। और तीसरा कि एल्कोहल विषैला पदार्थ है। और चौथा कि ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, इनकी कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। अब इसका अगला प्रश्न है कि साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है, अपमार्जकों ने साबुन का स्थान क्यों ले लिया है। तो पहले हम लोग लिखेंगे साबुनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। उसके बाद लिखेंगे कि अपमार्जक की रासायनिक प्रकृति साबुन से भिन्न होती है। यह सफाई के लिए साबुन से अच्छा पदार्थ है। यह शीघ्र ही घुल जाता है तथा कठोर जल के साथ अम्लीय कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम लवण नहीं बनाता है। अतः कठोर जल के साथ भी यह खूब झाग देता है, यानी कि उसके साथ भी यह खूब फेन बनाता है। इसी कारण अपमार्जकों ने साबुन का स्थान ले लिया है। अब इसका लास्ट 18 नंबर का पहला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिकों में होने वाली एस्टीकरण तथा साबुनीकरण अभिक्रियाओं में भेद करें, यानी कि इसमें अंतर बताना है। इसका उत्तर लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिक में होने वाली एस्टीकरण तथा साबुनीकरण अभिक्रिया में अंतर इस प्रकार है। पहला एस्टीकरण का कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एस्टिक अम्ल को एथिल एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एथिल एसीटेट बनता है, जो एक एस्टर श्रेणी का यौगिक है। और उसके बाद साबुनीकरण का लिखेंगे कि वनस्पति तेल एवं वसा का क्षार द्वारा जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप साबुन तथा ग्लिसरॉल का बनना साबुनीकरण कहलाता है। और अब इसका दूसरा प्रश्न है कि एक नामांकित आरेख की सहायता से एस्टर बनने के कार्यकलाप का वर्णन करें। तो आप लोग इसके उत्तर के लिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एक स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है, उसमें से आप लोग देखकर लिख लेंगे। अब यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं, और अभी तक आप लोग इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो जाकर देख लेंगे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गया है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।